हाँ जी, ये तो आ गया तारफी। ठीक है। जी। और नाम भी पूरा आ गया कि ये इसका नाम है। अब इसी से इर्द गिर्द ही थोड़े से सवालात बनाए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये 8 मेंबर हैं, ये आपने जेहन में रखना है। तो अभी इनके बारे में आएगा, कुछ का नाम देकर के और कौन से हैं तो वो आपने बताने हैं। SAARC was formed in Dhaka on 7 November 1984, 8 October 1985, 8 December 1985. None. That's the जी बेटा। December और 1985. 8 दिसंबर 1985 सी ऑप्शन का कह रही है ईमान। ईमान की ये बात ठीक है या नहीं? जी सर, ऑप्शन सी वाला। चलो ठीक है, इसमें कोई समझने वाली बात तो नहीं। ये कॉन्फ्रेंस आपके सामने ही है कि इस डेट को फॉर्म हुई थी ढाका में 85 में। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट थी और बाकी गवर्नमेंट सब ने मिलकर तय किया कि ये बेसिकली अब गौर करें ना, तो ये 7 कंट्री जो हैं, ये सारे के सारे वो हैं जो बड़े सगीर कहलाते हैं। ठीक है। और बड़े सगीर में एक इजाफा आपको अफगानिस्तान का नज़र आएगा। तो बेसिकली आप अगर मुगलिया दौर आपको याद है, तो ये मुगलिया सल्तनत वाला सारा एरिया। ठीक है। लेकिन कहीं इसका रेफरेंस नहीं है, मैं वैसे अपने तौर पर आपको कह रहा हूँ कि ये तकरीबन वही अब ये बहुत से मुल्कों में तकसीम है तो उस हवाले से है, लेकिन ये मुगलिया सल्तनत जो थी वो तकरीबन इतनी इलाकों पर थी। तो आजकल फिर अगर इसका इज्तिमाई नाम लें, ये कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है कि चलो इस तरह भी ज़रा ज़्यादा लेके आपस में बाज़ जो ममालक आपस में करीबी हमसाया उनमें तरक्की और तामन किस तरह हो सकता है। तो ये सार कॉन्फ्रेंस इसीलिए बनाई थी। अभी नाम आपने इसका देख ही लिया है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। पूरा नाम ये है कि साउथ एशिया के जो ममालक हैं आपस में कोऑपरेशन जो कैसे करेंगे, ये उनकी तंजीम है। तो उस हवाले से पहला इजलास इसका हुआ था 8 दिसंबर 1985 को। और आगे जो क्वेश्चन है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। एट्स SAARC इट्स जी, पढ़े पढ़े रीडिंग करें SAARC आपका। has headquarter in जी Kathmandu, Dhaka, New Delhi. None. Sir, Dhaka में। सर काठमांडू। जी, ढाका। सर ऑप्शन ए वाला है, काठमांडू। खटमंडू ये किस मुल्क में है? जी सुना बेटा। जी सर। किस मुल्क में है ये खटमंडू? सर नहीं पता। ये भी मैं इसीलिए कहता हूँ ना, साथ इधर उधर भी ध्यान रखें ना। इसी का मसलन अब अगर आ जाए खटमंडू किसका दारुल खिलाफा है तो फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। तो ये वैसे हमने 2-3 दिन पहले किया था, ये भी मैं आपको बताऊं। बल्कि सार्क के सिलसिले में भी कुछ क्वेश्चन थे, उन्हीं में किया था ये। खटमंडू नेपाल का दारुल हुकूमत है और ये हेडक्वार्टर भी सार्क का उधर है। जी। जी बेटा। First SAARC summit was held in 1987 in Kathmandu, Dhaka, Colombo. None of these. सर ढाका। Sir, Dhaka में। ढाका कोलंबो, अच्छा जी। काठमांडू तो आ गया, हमने पहले किया नेपाल का। ढाका किसका दारुल खिलाफा है? जी बेटा। बांग्लादेश। हम्म। बांग्लादेश। बांग्लादेश। चलो मान लेते हैं। कोलंबो। कोलंबो। श्रीलंका। बिल्कुल ठीक है। अब इसका जवाब क्या देंगे कि कहाँ हुई थी? Sir, Dhaka में हुई थी। इसकी फॉर्मेशन, पिछला सवाल है, वो भी ढाका में हुई। और पहला जो इजलास है वो भी 87 में ढाका में हुआ। ठीक हो गया जी। जी सर। फर्स्ट Name सेक्रेटरी the जनरल। first. Name the first Secretary General of SAARC. Nazim Karim, Abul Hassan, Rafi Nazim. None of these. Sir, Abul Hassan. सर ऑप्शन बी वाला। भी ये नाम से भी बांग्लादेशी लगते हैं, कॉन्फ्रेंस भी वहाँ हुई थी, इसलिए फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल अबू अल हसन।
जी। Who is the current Secretary General of SAARC? H.E. Isala Ravan Virakon, Amjad Hussain B. Sahil, Ahmad Salim, Arjun Bahadur. सर Sir, ऑप्शन ए। H.E. Isala, option A वाला. सेक्शन ए वाला, हाँ भाई मान ले इसको, उमर साहब। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त है, वीराकोन। सिंस मार्च 2020, 2020 इसी साल बने हैं अभी, मतलब ये समझे कि तकरीबन कितने महीने हो गए हैं? Sir, 8 माह. 8 माह हो गए तकरीबन। नेक्स्ट। The SAARC law was accorded recognition in which year? 1991, 1992, 1993, 1994. सार्क ला जी, ये जो है सार्क ला कॉन्फ्रेंस क्या है? सार्क बुनियादी तंजीम है, उसके तहत मुख्तलिफ फोरम बनाए गए थे, जिनमें से एक फोरम ये है सार्क ला कॉन्फ्रेंस। ये सार्क के मुमालिक के वकील और जजेस वगैरह इकट्ठे होते हैं और वो सारे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और मुख्तलिफ कानूनी मामलात पर सेमिनार्स वगैरह होते हैं। एक सार्क ला कॉन्फ्रेंस जो खटमंडू में हुई थी, उसमें मुझे भी जाने का एजाज़ हुआ था। जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनके साथ, तो उसमें मैंने शिरकत की थी, इसलिए थोड़ा सा जो मैं जानता हूँ ये बनाई। पहला गालबन दूसरा इजलास था, पहला नहीं, वो मैं गया था 95 में। तो ये जो सार्क वाज अकॉर्डेड रिकॉग्नाइजेशन इन विच ईयर, तो ये अब इस यहाँ सवाल हमारा दूसरा। Sir, 1994. 94। चलो आपका जवाब चेक कर लेते हैं, 94 ही है बेटा, ठीक हो गया आपका जवाब, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ गया। Where is the headquarter of ASEAN? Jakarta. एशियान, एशियान इसे बोला जाता है, और ये इसका नाम भी अभी थोड़ी देर बाद आ जाएगा कि पूरा ये किन लफ्ज़ों से मिलकर बना है, तो ये अभी थोड़ी देर में हमारे सामने आता है। फिलहाल इसका देख, इसका हेडक्वार्टर किधर है? जकार्ता, सिंगापुर, दिल्ली, सर जकार्ता में है. जकार्ता किस मुल्क का है, शहर है? जरा से हटके करें तो बस वहां ही खत्म जी। हेडक्वार्टर तो एशियन है ना जी, हेडक्वार्टर तो एशियान का हम पूछ रहे हैं, लेकिन जकार्ता किस मुल्क का शहर है? यही मैं कहता हूँ कि रूटीन से हटकर जरा थोड़ा सा भी आ जाए, तो जब ये सामने आए उसी वक्त आप इंडोनेशिया का या जापान का? ये तो जवाब ना हुआ कि यहाँ इंडोनेशिया के या जापान का। कोई जापान। यकीन से क्या करेंगे? जापान गलत है, मुकम्मल तौर पर गलत है। फिर पीछे क्या रह गया? एक ही ठीक है, इंडोनेशिया। सर इंडोनेशिया का. इंडोनेशिया का। अच्छा, सिंगापुर, सिंगापुर का जिक्र आया, और दिल्ली, दिल्ली का तो आपको पता होगा। दिल्ली तो इंडिया का है. ये पता, सिंगापुर जो है इसका बताइए, ये पहले किस मुल्क का हिस्सा होता था? सिंगापुर पहले किस मुल्क का हिस्सा होता था? हांगकांग। बहुत अच्छे तरीके से गलत है। क्या ख्याल है? ठीक है कि ये गलत है, सिंगापुर जी। सर मलेशिया का. हाँ, ये मैंने पहले बताया था, एक दफ़ा मलेशिया का क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था, सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा होता था, और ये दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जो आज़ाद होते हुए जिसके जो सदर हैं वो टीवी पर आकर रो रहे थे, जी हमें आज़ाद कर दिया गया। ये मैंने वाकया सुनाया था आपको? नहीं सर. ये सुनाया था कि मलेशिया का हिस्सा था, वहाँ मलेशिया से तल्लक रखने वाले जो इस वक्त मलेशिया कह रहे, वहाँ की पार्टी बार बार इलेक्शन जीत रही थी, तो सिंगापुर से भी कोई लीडर पैदा हो गया और उसने काफ़ी अक्सरियत हासिल कर ली, उसकी पार्टी दूसरे हिस्से में भी पॉपुलर होना शुरू हो गई।
तो सियासतदानों ने खुद ही जो असम्बली थे उसे इसे आज़ाद कर दिया कि कहीं कल कोई इक़्तिदार में पर काबिज ना हो जाए, तो उन्हें आज़ाद कर दिया। तो वो आज़ाद होते हुए बड़े रो रहे थे, जनाब हमें क्यों आज़ाद कर दिया, हम तो आज़ाद नहीं होना चाहते। तो आज पर उनकी अपनी इकानमी जो है बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत इक़्तिसादी तौर पर बड़ा ताकतवर मुल्क बन गया। तो मलेशिया भी बज़ाते खुद एक मजबूत मुल्क है, काफ़ी इकानमी उसकी स्ट्रांग है, लेकिन सिंगापुर वाले भी आज़ाद हैं, लेकिन सियासी वजूहात से इसे अलहदा कर दिया गया। ठीक हो गया। तो हमारा आज का सवाल है कि हेडक्वार्टर कौन सा है। तो मेरा ख्याल है ये समझ चुके होंगे आप में से पेशतर। उमर साहब बताएंगे, उमर साहब बताएंगे। जी उमर। जी सर जी। कौन सा है हेडक्वार्टर, किधर है? एशियन का हाँ, हेडक्वार्टर। एशियन नहीं, लफ्ज तलफ़ुज़ एशियन नहीं, आसियान। आसियान। सर सिंगापुर। सिंगापुर नहीं है। हाँ भाई, अब सना बेटा ही बताएगी। सर ऑप्शन ए वाला, जकार्ता। जकार्ता, ठीक है जी, जवाब दुरुस्त है। When ये ASEAN was established 1955, 1965, 1967, none. Sir, 1967. ऑप्शन सी वाला। सी वाला। अब एक और बन सकता है कि ये आसियान से मुराद क्या है, तो वो बहरहाल आपकी मालूमात के लिए नीचे दे दिया गया, उसको पढ़ लें, याद कर लें, सवाल आ भी सकता है। ASEAN stands for Association of Southeast Asian Nations. साउथ ईस्ट, साउथ एशियन नहीं है, साउथ ईस्ट। पहले तो साउथ आ गया, फिर ईस्ट आ गया, जनूब मशरकी एशिया। ठीक है, नेशंस आ गया, नेशन आ गया, और इनका एक एक लफ्ज ले लें तो आपका बन गया आसियान। अब पाकिस्तान भी इसका एक मेंबर बन गया है, थोड़े दिन हो गए, तो मैंने सुना था कि इसका मेंबरशिप जो है तकरीबन ऑब्जर्वर के तौर पर है, या अभी अब बन रहा है, लेकिन बन जाएगा ये इसका मेंबर। तो ये साउथ एशियन कंट्री के लिए है। हाँ जी, How countries? ये आपने बता ही दिया था 1966। अगले पर आ जाए। हाउ मैनी कंट्रीज आर द करंट मेंबर ऑफ आसियान? 10. 10. 10। यकीन से कह रहे हैं? 100% sir. जी सर 10। फिर नाम बताने पड़ेंगे। ये गलत बात है। ये गलत है। जो थोड़ी सी डिटेल में जाए तो फिर यही मैं कहता हूँ ना, थोड़ा सा आप ये अभी 10 वाला जवाब तो आपका ठीक है। अब इसमें थोड़ी आगे मेरा हाल एक एमसीक्यू है जिसमें आपसे नाम भी पूछने, तो ये बताइए। Who is the current Secretary General of ASEAN? Student, 51. Datu Lim Jokhoi, Abhir Datu Pusaka Ud Jokhoi. जी बेटा जी, कौन बताएगा? ये आपके लिए शायद मुश्किल हो। कौन बताएगा? सना बेटा बताएंगी? सर ऑप्शन बी वाला। बी सर। Jokhoi. धातु लिम जैक हुई, ये किसका लगता है? ये किस मुल्क? ऑप्शन बी है सर। बी ऑप्शन है या डी है? सर बी है। Option B. बी है, चलो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। सिंस बी। जनवरी 2020 में आया, लेकिन ये किस मुल्क से तल्लक है, ये कोई जानता है? नो आइडिया सर। चले अगले सवाल पर चलते हैं। Which of the organization was replaced with ECO? Arab League, RCD, SARC, या none of these? ये पहले कौन सा नाम था, अब क्या नाम है, ये आपने बताना है। सर तो पहले इस RCD था। अब आरसीडी है। अब आरसीडी है। सर पहले था, अब ये आरसीडी है सर। बी ऑप्शन।
जी। ऑप्शन ये है, लेकिन ये बताइए पहले था या अब था? ये तो नया एमसीक्यू बन गया भाई आपकी बातों से। सर अब है, आरसीडी अब है। सर पहले ईसीओ था। ईसीओ को ईसीयू रिप्लेस पहले था, करके। अब आरसीडी है। जी सर। अभी आ जाता है, ये भी मेरा एमसीक्यू है। आरसीडी, यहाँ का जवाब जो है वो आरसीडी है, ठीक है। ये एक दूसरे को के साथ टच है। किस ईसीओ साल बनाई? ईसीओ established in which year? 1964, 1967, 1983, 1985। जी 1985। That's 1985, ऑप्शन डी। ठीक है, आपका जवाब ठीक है। जी सर। क्यों भाई ठीक है? जी सर। नहीं, मैं भी आपके ठीक हो गया। 1985। नेक्स्ट। The Secretary General of ECO is elected for the period of 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. 3 3 years। years। यकीन के साथ कह रहे ना? जी सर। चलो मान लेते हैं अब। ECO has its headquarters in Tehran, Ankara, Islamabad, none of these। सर तेहरान। सर तेहरान में। तेहरान। तेहरान किस मुल्क का शहर है? सर ईरान का। तनकरा। सर इस्लामाबाद का पता है। तनकरा का भी पता होना चाहिए ना, अभी पिछले दिनों बड़ी खबरों में आया था, चंद दिन पहले, 10 दिन तकरीबन पहले, वहां एक मशहूर वाकया हुआ है। जलजला आया था। अब भी नहीं याद आया? सर तुर्की याद आ गया। तुर्की, तुर्की का शहर अनकरा। तो 8-10 दिन पहले वहाँ एक जलजला, उसके करीब भी कोई इलाका था, वहाँ जलजला आया था, तो अनकरा का नाम वहाँ सुनने में आ रहा था। तो ये ईसीओ का हेडक्वार्टर वो तेहरान में है। सवाल का जवाब ये है। ये तो जनरल नॉलेज की बाकी चीजें पूछ रहा था ना। The headquarter of the ECO Trade and Development Bank is in Lahore, Istanbul, Tehran, none of these। सर इस्तांबुल। लाहौर में, लाहौर में है, लाहौर में है ना? नहीं सर इस्तांबुल में है। चलो, यकीन से कह रहे तो मान लेते हैं। चलो जी। There are members of SARC 5, 6, 7, 8। सर 8। कितने? सर 8, 8, ऑप्शन डी। पहले में भी यही था, उसमें नाम दी हुई, इसमें तादाद दी हुई है, तो 8 मेंबर हैं। जी सर। ये 18। Apart from India, Pakistan and Bangladesh, who are the other member countries of SARC? Nepal, Bhutan, Thal and Singapore. Nepal, Bhutan, Malaysia and Maldives. Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka and Afghanistan. नेपाल, भूटान, सिंगापुर एंड सर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी वाला नेपाल भूटान वाला। अच्छा जी, बाकी को क्यों नहीं आप शामिल कर रहे? पहले को क्यों नहीं कर रहे? सर उसमें 8 ममालिक है। हाँ जी। सर थल नहीं है इसमें, ना ही सिंगापुर है। थाईलैंड नहीं है और सिंगापुर नहीं है। इसी तरह लास्ट वाले में सिंगापुर और नहीं है, और कौन नहीं है? सिंगापुर नहीं है। और बी वाले में क्या है एक्स्ट्रा, क्या चीज है? सर मलेशिया। मलेशिया। मलेशिया है। और बाकी में क्या है? नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। तो यानी कि 8 था, 3 ऊपर दिए हुए हैं, 5 ये हैं, टोटल ये 8 आपके पूरे हुए। जी सर। 19। Which of the following is not the main purpose for formation of SARC? The combat terrorism, to promote the welfare of the people of South Asia, to form mutual defense against foreign aggression, to accelerate economic growth and natural development. और ऑप्शन सी। नेचुरल डेवलपमेंट। ऑप्शन सी वाला। सी वाला। जी सर। फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन।
ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से गलत है। सी वाला। तो और कोई सोचे? सर सी वाला ही है। सी वाला ही है? जी सर। नहीं, फिर ऑप्शन आपके पास गलत आया है। ये तो था ही नहीं, इसका कभी भी इसका पर्पज ये नहीं रहा। सर इसको समझा तो दे मुझे। समझ नहीं आई? अच्छा जी, समझ ये नहीं आई कि पर्पस क्या था जब बनाया गया था, क्या एजेंडा था सामने कि सार किस काम के लिए हम बना रहे हैं। उसके लिए अगर आप गौर करें इसके नाम पर, तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि रीजनल कोऑपरेशन है ये। तो किस काम के लिए कोऑपरेशन था? तरक्की के लिए, इक्तिसादियात के लिए, दफा के लिए नहीं। अभी ऐसा कोई फार्मूला इनके दरमियान डिस्कस नहीं हुआ। तो वेलफेयर तो वैसे ही जब इक्तिसादी इस्लाह होगी तो वेलफेयर भी हो जाएगी। तो टेररिज्म की बुनियाद भी अभी तक सार में कभी डिस्कस नहीं हुई। तो फिर क्या है? फॉर्म म्यूचुअल डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन अग्रेशन, ये गलत है। सर ऑप्शन डी बनता है। ऑप्शन डी है? ये जो है मिसप्रिंट है। डी वाला ऑप्शन दुरुस्त है, आप वो करें। ये देखें, इसका हो ही नहीं सकता डिफेंस वाला। पाकिस्तान और इंडिया कभी भी मुश्तरका दफा की बात नहीं कर सकते, ठीक है। जी सर। बल्कि अब तो बांग्लादेश और भारत में भी इख्तलाफात हो गए हैं, और नेपाल के साथ भी इंडिया की बनती नहीं है, तो दफा की बात कहाँ से आनी है। इसलिए वो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सर दुरुस्त है जी। ग्रोथ के लिए किया था। जी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए किया था। जी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेचुरल डेवलपमेंट, ठीक हो गया। जी सर। Which SAARC summit was held in Islamabad in 2004? 5th, 12th, 3, 6. तो 12। 2004 में कौन सी समिट वो हुई थी? समिट जो सार की है इस्लामाबाद में हुई थी, उसका नंबर बताना है आपने। 2004, उसके बाद एक और है जो होनी थी इस्लामाबाद में लेकिन नहीं हो सकी थी, इसलिए इसका बताएंगे तो फिर उसका भी क्लियर हो जाएगा। सर 12वीं। जी चलो ये चेक कर लेते हैं। बी, बी जुज दुरुस्त है। 12वां नंबर पर 12वां था ये इजलास, और इस्लामाबाद में हुआ था 2004 में। उसके बाद का ऑप्शन चेक करें। Which of the following countries got observer status of SAARC? Korea and China, Russia and China, Japan and China, Thailand and Indonesia. सर इसमें जापान and इसमें ऑब्जर्वर का मतलब ये है कि दो तरह की मेंबरशिप उन्होंने रखी है। एक मेंबरशिप है जो फुल मेंबरशिप है, जो ममालिक हैं वो करें, और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं वो 8 ममालिक में शुमार हो गए और मेंबर परमानेंट बन गए। बाकी जो ऑब्जर्वर के तौर पर कुछ और ममालिक शरीक होते हैं। तो हमारा इसमें जो ऑब्जर्वर थे इस सार्क ला कॉन्फ्रेंस, वो जापान और चाइना है, ठीक है। ताकि उनकी डेवलपमेंट को देखें, उनसे रहनुमाई लें कि आप कैसे डेवलपमेंट आपकी हुई है। तो उसकी बुनियाद पर ये शामिल है, जापान और चाइना। जी in acronym SAARC C stand for Committee, Commonwealth, Conference, Cooperation. हाँ जी, ये आप देखें ना, सार्क में सी जो है किस काम के लिए, तो ये आप में से अक्सर आप जान गए होंगे जी। सर ऑपरेशन। बिल्कुल ठीक है, ये अभी लफ्ज़ आपने पढ़ा था, कॉपरेशन का वहाँ लफ्ज़ मौजूद था, इसलिए स्टैंड करता है जी। बिल्कुल, ये SAPTA is a trade agreement by ASEAN nations, APEC nations, SAARC nation, EU nation. सर SAPTA क्या होता है? सबटा कोई मादा है जो ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। ट्रेड एग्रीमेंट है वो है उसका जो है कौन से ममालिक शामिल है। सर ये SAARC nation. अभी आपने आसियान का पढ़ा है। ओपेक जो है वो तेल के जो पैदा करने वाले ममालिक हैं। ईयू यूरोपियन यूनियन है। सार्क का भी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने ये बताना है कि ये सप्ता मुआदा जो है किन
ममालिक के दरमियान था? फिर सार्क नेशन। जी, ये सार्क के लिए है। 24। 2010 to 2020 in the SAARC decade of the rights of the labor, the rights of the woman, the rights of the child, intra-regional connectivity. कनेक्टिविटी। फिर ऑप्शन डी वाला। सर क्या मतलब 2010 से लेकर 2026 तक? 2020 को एक अशरा मनाया गया था कि सार्क ममालिक ये अशरा मनाएंगे कि इस साल ज्यादा डेवलपमेंट, ज्यादा ध्यान देंगे आपस के रिलेशन पर। तो उसमें मेन टारगेट क्या चीज उन्होंने रखी थी कि किसके लेबर के काम करना है, वुमेन का काम करना है, चाइल्ड के लिए काम करना है। लेकिन जो मेन था यहाँ आपके पास ऑप्शन की शक्ल में भी है इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, कि बाहमी तल्लुकात जो हैं, इलाकाई जो तल्लुकात हैं उनको बढ़ाना है। तो ये 10 साल का जो असरा ये मनाया गया था। जी। Year SAARC Law Commission was formulated 1990, 1991, 1992, 1993. ये पहले हमने किया है। सार्क लॉ कमीशन वाज फार्मुलेटेड, किस साल बनाया गया था? पहले कमीशन बनाया गया था, बाद में कॉन्फ्रेंस होनी शुरू हुई थी। जो पहला सवाल है डिफरेंट है, ये सिर्फ साल लॉ कमीशन जब बना था वो कौन सा साल है ये बताना। 1991. यकीन के साथ बात करनी है आपने। ऑप्शन बी वाला 1991। वन वाला ठीक है। जी सर। आप लोगों का इत्तेफाक हो गया तो मैं मान लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। 26। SAARC law has accorded recognition in which year? 1991, 1992, 93, 94. Sir, 1994. वो तो आ गया ना कि बनने का साल। रिकॉग्नाइजेशन जो है उससे बकायदा मंजूरी कब मिल गई थी? पहले क्या कमीशन बना, बाद में मंजूरी हुई तो 94 में। जी सर। इसके बाद आ जाए। SAARC summit was cancelled, which was supposed to be held in Islamabad, Pakistan on 15-16 November 2015. 16, 15, 18, 19. फिर 19। 16, 15, 18, 19 कौन सा इजलास था जो कैंसिल हो गया था? सर 19वां। 19 वाला। मान लेते हैं भाई। जी 28। The 19th SAARC summit, which was postponed due to the URI attacks, was supposed to be held in which country? Pakistan, Iran, China, India. Pakistan. पाकिस्तान। पाकिस्तान का इजलास था जो मुलतवी हो गया था। दहशतगर्दी के खतरे के सबब इम्कान था कोई दहशतगर्दी होगी, तो इंडिया ने बेसिकली यह बहाना बनाया तो बाकी ममालिक भी शरीक ना हुए, तो वो मुलतवी हो गया। URI क्या होता है? ड्यू टू द URI उन्होंने वैसे ये दे दिया है, इसमें आना तो यही चाहिए था कि ये टेररिस्ट अटैक की वजह से, लेकिन अपनी कोई इस्तिलाह है, मैं इस वक्त नहीं मेरे जहन में आ रही। तो URI इसको आप थोड़ा सा रख लें अंडर स्टडी, ठीक है। मजीद इंडिया वालों ने फिल्म भी बनाई है इस पे URI। क्या बनाई? इंडिया वालों ने फिल्म फिल्म बनाई है URI। अच्छा, ये तो बड़ी मालूमात है आपकी। उसका हीरो कौन है? कर दी विकी कौशल। अच्छा अच्छा, तो हीरोइन का तो बिल्कुल आपको पता होगा। पर हीरो नहीं है। अच्छा, फिर वो फिल्म तो नन्ना ही। जियो नवार की तन। ठीक है, बस वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडे के लिए यूज़ करते होंगे। तो यहाँ सिर्फ ये आ गया कि पाकिस्तान इसका दुरुस्त जवाब है, और आगे आ गया। In acronym, SAARC stands for Regional Reformative Religious Rational. ये तो नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, वो लफ्ज वहां आ गया था।
तो क्या है? आर किसको नुमाइंदगी है, आर किस नाम की वजह से है यहाँ सार के लफ्ज में? सर रीजनल। ऑप्शन ऑप्शन ए। रीजनल मान लें। जी सर। जी सर। चलो जी मान लेते हैं, ये एमसीक्यू हमारे खत्म हुए। और कोई मजीद इससे मुतल्लिका चीज पूछनी है तो वो आप पूछ सकते हैं। काफी बच्चे फराबताबाद में करते हैं, हमें ज्वाइन करें, ज्वाइन भी करवाते हैं, लेकिन फिर वो पता नहीं खुद ज्वाइन क्यों नहीं करते, या टाइमिंग का फर्क है, उन्हें कुछ और टाइम चाहिए। दूसरा फिर हाल ये है कि ठीक है इसके लोड होने का इंतजार करें। तो अगर कोई करना चाहे रब्ता और क्लासें ज्वाइन करना चाहे, वो कॉलेज रब्ता करके व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करे और उधर बताए कि ये मेरा नंबर है, इस पर मैं मेरा मुझे किसी ग्रुप में शामिल कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ताकि सारे लोग इस्तेफादा कर सकें। तो ये आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। पाक स्टडी का कोई दिया था आज के लेक्चर में? नो सर। चलो बाकी सारे तकरीबन हो गए हैं। कुछ और टॉपिक हैं जिनको हम आपके पास भेजने लगे हैं, जो इस किताब में नहीं, कुछ और जगह है, इम्तिहानी लिहाज से हम है मीन जो जोर बार बार हर चीज़ पर दे रहा हूँ कि ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट, इस पर ज़रा तवज्जो करें। और इस पर मैंने कहा था कि मंडे को कोई बनाकर बताएं। किसी ने की है कोई असाइनमेंट? सर एक हमें सर सागर ने दी थी पर्सनल स्टेटमेंट, अच्छा, सर ने स्टडी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? लेक्चर उसके बाद। क्या आप बता रहे हैं? सर सर मैं उसके कह बाद सर लेक्चर नहीं लिया। टेस्ट नहीं दिया? सर लेक्चर नहीं दिया कल लास्ट टाइम जब लेक्चर हुआ था सर ने स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बाद लेक्चर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, मेरा ख्याल है वो आए नहीं थे, कोई काम पड़ गया तो होने। चलो उनसे रब्ता करेंगे आज इंशाल्लाह, कोशिश होगी कि वो पीरियड ले लें ताकि आपके सामने आ जाए। उस पर जोर दें क्योंकि वो नंबर बाद में आते हैं, लेकिन आदमी बड़े शशोपंज में अच्छा किया होगा तो इत्मीनान से बैठेंगे, वरना फिर बड़ी परेशानी होती है जी कि अगर ये अच्छा ना हुआ तो पहले में से नंबर कम बेश आ गए तो क्या बनेगा। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि आपकी पहले हिस्से में से 75 में से 40 और उससे अबव नंबर आपके लिए इत्मीनान का सबब होंगे। उससे नीचे चलो 37 तक हो जाए, 13 नंबर दूसरे हिस्से से आ सकते हैं। उससे नीचे से जाएगा मेरा हाल है वो कॉन्सेप्ट उसका फिर से क्लियर कर ले तो मुश्किल हो जाएगी उसे पास करना। तो 40 तक हो तो आसानी से कर लेगा, 39 हो, 38 हो, 37 हो, वो इतना तो नहीं चांस, बहरहाल आ सकता है कि उधर से ज़्यादा आ जाए। तो अल्लाह करे आप सब कामयाब हो। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल स्टेटमेंट सिर्फ लास्ट से रिलेटेड है या किसी और चीज से भी रिलेटेड? मैंने जो दी थी मैंने तो कहा था बस वो पहले ऑलरेडी आ चुका है कि जो स्टूडेंट के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, मैंने ये 7 टॉपिक दिया था, ये आ चुका है दूसरे या तीसरे टेस्ट में, ये थी बात। तो सिर्फ उसकी प्रैक्टिस कर लें। इससे रिलेटेड और भी आ सकते हैं, ये भी आ सकता है तलीम बालगा पर, ये जो कहते हैं को एजुकेशन पर, क्योंकि ये भी एक करंट इशू होता है। अमूमन लॉ में करंट जो बात है वो को एजुकेशन की है, तो हो सकता है को एजुकेशन पर आ जाए। तो एजुकेशन से रिलेटेड सवाल इस तरह करें कि जिसमें अहम पैरे आपको याद हो, और उसके जो इसको थोड़ा बहुत टर्न टर्न करके ट्विस्ट करके आप अपना मकसद पूरा कर लें कि आप उसका जवाब दे सके। तो ये लिखने से मशक होगी, ज़ुबानी जो कर रहे हैं और कल वो भूल जाएंगे, वो नहीं कर सकेंगे। उन्हें चाहिए कि यकीनन ये इस पर थोड़ी सी मजीद अच्छा, ये किताब में जितने दिए हुए हैं पर्सनल स्टेटमेंट वो भी करें और ऐसे जितने वो भी करें। इसमें कम से कम 8-10 आपके ऐसे तैयार होंगे तो फिर आसानी होगी, आप इधर उधर लिख सकेंगे। और दूसरा जो है पर्सनल स्टेटमेंट वाला, वो भी 4-5 मुख्तलिफ तरह के सेट याद करें ताकि किसी तरह का है आप थोड़ा बहुत फ़र्क डालकर वो कर लें। अगर फर्ज करो एक चीज़ आई कि आप किसको अपना आइडियल बनाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट में, फिर आप ज़्यादातर कायदे आज़म को बना सकते हैं कि वो वकील थे, अल्लामा इकबाल को बना सकते हैं जी वो वकील थे। इस तरह और मुख्तलिफ अफराद जो आप समझते हैं कि ये बड़े नामवर थे, पाकिस्तान के किसी मरूफ वकील का नाम ले सकते हैं अगर आप वाकई उसे पसंद करते हैं। तो इस तरह उसके हवाले से बात करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब है। या इस तरह का कोई ट्विस्ट दे देता है कि फ़लाँ चीज़ के हवाले से बात करें, फिर उसी की बातें लिखनी है। और दूसरा, इसमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई रख लें फर्जी नाम XYZ, उसके एजुकेशन का आपकी चाहे अच्छे नंबर ना आए तब भी आपने कहना तो यही है कि मैं हमेशा स्कूल के ज़माने से बहुत अच्छे नंबर ले रहा हूँ या ले रही हूँ।
और फिर इंटर के मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए। मेरी ख्वाहिश है मैं वकील बनूं और अच्छा वकील बनूं, या वकील नहीं बना कि जी मैं वकालत करने के बाद जुडिशरी में जाना चाह रही हूँ। तो ये भी आपका एक आइडियलिज्म है, आपके रुझान की अक्कासी करेगा और आपकी तहरीर बता देगी कि वाकई आप में जान है कि नहीं। ये नहीं कि आपने सरसी सा जिक्र कर देना है और फिर तोक्का कर लेनी है कि नंबर खुद बुद आ जाए। खुद बुद नहीं, एक एक नंबर की फाइट है, वो एक फाइट आपने करनी है, वो फार्मूले अडाप्ट करने हैं जो नंबर देने वाले हैं। उसके लिए साफ सुथरा लिखें, खासतौर पर पर्सनल स्टेटमेंट और ऐसे साफ सुथरा लिखें, दोनों तरफ जगह छोड़ें, हेडिंग वाली चीज़ें मुंतखब करें। हेडिंग 2-3 पर्सनल स्टेटमेंट 2-3 हेडिंग देंगे, पैराग्राफ या बना लें तो बहुत अच्छा है। अगर कोई ऐसे है तो उसमें भी पैराग्राफ वाली चीज़ करें, 5-6 पैरे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना उसको, तो फिर आप आसानी से कर लेंगे। तो ये हिस्सा अमूमन कमज़ोर होता है, बाकी में पास का तुक्का चल जाता है। इसमें तो जो आपने लिखना है उसी पर बात होनी है ना। तो ये जो काम है इसको अभी से आज से ही आप करें कि डेली एक ऐसे और एक वो करें, 8-10 इतने दिनों में पूरे हो जाएंगे और थोड़ी सी मशक हो जाएगी। और जुबानी करें, ये नहीं कि ऊपर से देख कर लिख लिया था आप कहिए ठीक है। जो एक दफ़ा लिख लें किताब देखकर, बाद में उसको जुबानी करें और खुद अपनी गलतियों का जायजा लेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी गलतियां आप कर रहे हैं। और रफ्तार भी मुनासिब होना चाहिए। बात जिस तरह पिछली बार हुआ था कि एक बच्चा अपना ऐसे ही मुकम्मल नहीं कर सका, तो वो उसके अच्छे खासे नंबर ज़ाया हो गए। तो ये नहीं, टाइम का लिहाज करना है, टाइम के मुताबिक चलना है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।